गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। शॉर्ट में हम इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और वैसे इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ये इस चैप्टर का पूरा नाम है। तो शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें प्रीवियस चैप्टर के बारे में बता दूँ। प्रीवियस चैप्टर में हमने जो लास्ट में किया था, हमने पाउली रूल्स और बाउ रूल्स, हंट्स रूल ये किए थे। किस तरीके से एसपीडीएफ फॉर्मेशन हम इनका बनाएंगे ये हमने किया था। अब हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर कैसे पीरियोडिक टेबल बनाई गई, किस किस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल बनाने में, किस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल बनी, और उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या आते हैं कि क्या वेरिएशन आते हैं जब हम ग्रुप में चलते हैं, क्या वेरिएशन आते हैं जब हम पीरियड में चलते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें हम सारे देखेंगे कि उनके एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, या उनके आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, या उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, या उनकी वैलेंसी क्या है। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है इसकी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया, किस किस साइंटिस्ट का यहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव लॉ क्या है, उसकी पीरियोडिक टेबल उसने किस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाई। उसके बाद उसमें क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या चेंजेस किए गए। और उसके बाद बोरबरी ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बोरबरी टेबल कहा जाता है उसे, तो वो कैसे बनी, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया, कितने उसमें ग्रुप हैं, कितने उसमें पीरियड है। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या आते हैं, क्या पीरियोडिसिटी होती है, और दूसरा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होती हैं, या पीरियड में हम चलते हैं या हम ग्रुप में चलते हैं तो वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या वेरिएशंस आते हैं, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसी चैप्टर से हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। इसी चैप्टर से हमें पता चलता है कि किस ग्रुप में या किस पीरियड में किस तरीके के चेंजेज आएंगे। तो इसलिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है और इसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको, और स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ा सा मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ था। जनरली आज से अगर आप 5000 साल पहले की बात करें या 7000 साल पहले की बात करें, जैसा आपको पता है कि राम एक राजा हुआ करते थे। उनके ज़माने में क्या हुआ करते थे? तीर धनुष हुआ करते थे ना, तीर धनुष का यूज होता था। अब किससे बनते हैं तीर? आयरन से। या तुमने देखा होगा मुकुट पहनते थे, बड़े बड़े मुकुट किससे बनते थे? गोल्ड से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज से 5000 साल पहले या 7000 साल पहले जो भी सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन को गोल्ड के बारे में पता था, आयरन के बारे में पता था। आज भी अगर कहीं पे कोई खुदाई वगैरह होती है या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर कहीं कोई खुदाई करते हैं तो वहाँ पे उस ज़माने की चीज़ें मिलती हैं जिसमें कि आयरन मेड काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, या गोल्ड मिलता है या सिल्वर मिलता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम भी लोगों को गोल्ड के बारे में पता था, आयरन के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था। तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जिनके बारे में लोगों को पता था और उनका यूज किया जाता था। 17वीं सेंचुरी तक आते आते हमारे जो नोन एलिमेंट थे वो लगभग 30 एलिमेंट नोन एलिमेंट थे। तो उनको स्टडी करना, उनके बारे में जानना कि क्या उनकी अकरेंस है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, कैसे यानी किस तरीके के उनके कंपाउंड बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना इजी था क्योंकि कंपाउंड उस टाइम तक एलिमेंट क्या थे? 30 एलिमेंट नोन थे। तो उनको हम सेपरेटली इजीली उनको क्या कर सकते थे? उनके बारे में हम जान सकते थे, पढ़ सकते थे, उनको डिटेल में स्टडी कर सकते थे।
लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, धीरे धीरे जब आगे और डिस्कवरीज होती गई तो और एलिमेंट मिलते गए। अब मेंडलीव के टाइम पे, मेंडलीव भी क्या 18 सेंचुरी में, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी वो 1889 में पब्लिश हुई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी की शुरुआत में था, 18 सेंचुरी के लास्ट में, 19 शुरुआत में उसकी पीरियोडिक टेबल आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मेंडलीव के टाइम पे जो नोन एलिमेंट थे वो लगभग 63 एलिमेंट मेंडलीव के टाइम पे हम लोगों को पता थे, उस टाइम पे पता थे। तो अब क्या हुआ, अब क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि अब हम एक साथ इतने ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते थे, हमें अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करनी पड़ी, तो उसमें बहुत सारा टाइम यूज़ हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे एक तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो तब साइंटिस्ट को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम इनका क्लासिफिकेशन कर लें कि जो सेम जो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट हैं उनको एक साथ रख लें, डिसिमिलर वाले एक साथ रख लें और इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रख के इनको हम प्रॉपर इनकी स्टडी कर सकें कि एक को हमने पढ़ लिया उसके बाद हमें सारे की प्रॉपर्टी पता चल गई। जैसे फर्स्ट ग्रुप में अगर हम लें, फर्स्ट ग्रुप में क्या हाइड्रोजन को छोड़ दो अभी, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो और एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। अब हमने लिथियम की प्रॉपर्टी पढ़ ली तो हमें इस ग्रुप के बाकी जितने भी एलिमेंट है, 6 एलिमेंट कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इन सब की प्रॉपर्टी पता चल जाती है। तो हमें इनको सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाएगा, हमें इसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में पता चल जाएगा, हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चल जाएगा, हमें इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का पता चल जाएगा, हमें इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी का पता चल जाएगा, है हमें इसके नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि ये मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। तो क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। अब सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो खैर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इसको पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, फिलहाल हम अभी ओल्ड उस पर बात कर रहे हैं कि उस टाइम क्या था। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ताकि क्या हो, हम उन एलिमेंट को प्रॉपर अरेंज कर सकें और प्रॉपर अरेंज करने के बाद हम उनकी प्रॉपर स्टडी कर सकें। तो प्रॉपर स्टडी करने के लिए ही क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो क्या, किसने? डोबर्नियर ने। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किसका था? डोबर्नियर का था। और डोबर्नियर एक जर्मन साइंटिस्ट था। डोबर्नियर का जो क्लासिफिकेशन है, डोबर्नियर ने क्या कहा, डोबर्नियर एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत डोबर्नियर ने की। तो डोबर्नियर ने क्या कहा? डोबर्नियर ने ये कहा कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टी के किन्हीं 3 एलिमेंट को लेते हैं, क्या सिमिलर प्रॉपर्टी के अगर हम किन्हीं 3 एलिमेंट को लेते हैं तो उन 3 एलिमेंट में फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है, यानी पहला और लास्ट वाला जो एलिमेंट है, अगर उसके एटॉमिक मास का हम अर्थमेटिक मीन लें, उसके एटॉमिक मास का क्या लें हम? अर्थमेटिक मीन लें, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो किसके बराबर आएगा? सेकंड वन के एटॉमिक मास के इक्वल में आएगा। ठीक है, अब कैसे लिया उसने ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो डोबर्नियर, DOBERI, DOBERNEAR, डोबर्नियर, डोबर्नियर, डोबर्नियर स्पेलिंग में डोबर्नियर ट्राइड, TRID, ट्राइड, TRIDE, ट्राइड, TRIAD होता है, TRIAD, ट्राइड।
डोबरनेयर-स्ट्राइट्स। अब क्या कहा देखो डोबरनियर ने, डोबरनियर ने ये कहा कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टी के कोई 3 एलिमेंट ले लें, ये ले लिया हमने सिमिलर प्रॉपर्टी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कि सिमिलर प्रॉपर्टी के अगर हम 3 एलिमेंट ले लें, अब इनका एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। उसने ये कहा कि अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट, ये देखो लिथियम एंड लास्ट होगा आपका पोटेशियम, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लें। अब अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका, एडिशन 7 + 39, अब कितने एलिमेंट है 1 2 अपॉन 2, अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा ये 46 अपॉन 2 दैट इज़ 23। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है ना। तो उसने ये कहा कि अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन ले लें तो उसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो किसके बराबर आएगा, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल में आएगा। एक तो इसने ये किया, दूसरा क्या इसने किस पे, दूसरे लिया इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 और बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137 और स्ट्रोंशियम का होता है 88। अब देखो अगर हम 40 + 137 करें फर्स्ट एंड लास्ट, इसका अर्थमेटिक मीन अगर हम लें तो कितना हो जाएगा 7 4 3 7 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 2 8 जा 16 88.5, तो अराउंड 88 इसके आसपास आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों को भी हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। सेम एज तीसरा लिया इसने, तीसरा जो था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और इसका होता है 127। अगर हम इसको ऐड करें 35.5 + 127 अपॉन 2.5, 7 और 5 12, 3 2 5 1 6, 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये 2 8 जा 16, 1 जा 2.25, तो अराउंड 80 के आसपास आ रहा है ना। तो ये डोबरनियर ने इन तीनों का क्लासिफिकेशन तो कर लिया था, किसका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका तो क्लासिफिकेशन कर उसने इजीली कर लिया। तो उसने कहा कि इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मिडिल के एटॉमिक मास के इक्वल में होगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनको एक सीरीज़ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन तक तो उसने क्लासिफाइड कर दिया, लेकिन इससे आगे के जो एलिमेंट थे वो इस तरीके से उनको क्लासिफाइड नहीं कर पाया। तो ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। लेकिन थ्योरी का फेल होने का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस। और क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कि उसने एक जनरल आइडिया दे दिया कि हम इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं, इस तरीके से भी इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आइडिया था। उसके बाद इसमें फिर अमेंडमेंट किए गए, और यहाँ पे फिर दूसरा कौन है, यहाँ पे तो दूसरा रूल दिया, वो दूसरा जो वर्क था वो किसका था, वो था न्यूलैंड का। और न्यूलैंड कौन था, न्यूलैंड एक क्या था, न्यूलैंड एक अंग्रेज़ था, यानी एक क्या था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट इसने न्यूलैंड ऑक्टेट रूल दिया, ऑक्टेव रूल, इसको न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी कहा जाता है। और न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है,
देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हो सकता है कि जो न्यूलैंड था वो हो सकता है कि संगीत प्रेमी रहा हो, ठीक है। न्यूलैंड जो था वो क्या था, हो सकता है कि संगीत प्रेमी रहा हो। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि न्यूलैंड संगीत प्रेमी रहा होगा, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यूलैंड ने ये कहा कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं ना, जैसे हमारे वो है सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 8वां सुर क्या हो जाता है, सेम सा, पहले फर्स्ट वन की तरह हो जाता है ना, कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं और जो 8वां सुर होता है वो किसकी तरह हो जाता है, सेम एज फर्स्ट वन की तरह। तो ऐसे ही न्यूलैंड ने भी कहा कि जो 8वां अगर हम एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करें एज ए म्यूजिकल नोट की तरह, अगर हम इन्हें अरेंज करें तो जो 8th एलिमेंट होगा वो सेम किसकी तरह हो जाएगा, फर्स्ट वन की तरह हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या आ जाता है सा। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस उसके ज़माने में पता नहीं थी। फ्लोरीन के बाद नियॉन आता, फिर सोडियम, तो यहाँ हम सोडियम लिखेंगे, सोडियम, देन मैग्नीशियम। अबे देखो क्या कहा उसने कि जो 8th एलिमेंट आएगा, अबे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट किसकी तरह हो रहा, सेम फर्स्ट वन लिथियम की तरह इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं और जो 8वां सुर है वो पहला हो जाता है, उसी तरह से अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हुए चलें, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीज ऑर्डर में रखें, तो एटॉमिक मासेस के इंक्रीज ऑर्डर में जब हम उनको रखते हैं तो जो 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, फर्स्ट वन की तरह हो जाती है। अभी देखो लिथियम की जैसे सोडियम, बेरिलियम जैसे मैग्नीशियम, फिर बोरोन की जैसे एल्यूमिनियम, कार्बन के जैसे सिलिकॉन, नाइट्रोजन की जैसे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन की जैसे सल्फर, फ्लोरीन के जैसे क्लोरीन, फिर आर्गन, आर्गन उसके टाइम पे पता नहीं था, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ तक इसने अरेंज कर दिया था, न्यूलैंड ने कैल्शियम तक अरेंज कर लिया था, लेकिन उसके बाद स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से ये अरेंज नहीं कर पाया। लेकिन आज भी देखो, आज भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो यही एलिमेंट पहले जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ है जैसे न्यूलैंड ने लगाए थे। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। इसके बाद जब वो आगे नहीं कर पाया, फिर इसके बाद जो मेन स्टडी की वो किसने की, मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ने एक लॉ भी दिया, उसके बाद उसने पीरियोडिक टेबल अरेंज भी की। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।